नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। बात सीरिया में भागते लीबिया वाले गद्दाफी की। जी हां, सीरिया में करीब 11 साल पुराना गद्दाफी वाला चैप्टर खोला जा रहा है और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का अंजाम गद्दाफी जैसा ही हो सकता है। अब आपको बता दें कि 11 साल पहले लीबिया के तानाशाह गद्दाफी का तख्ता पलट करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। तो क्या माना जाए कि असद का भी जल्द ही तख्ता पलट होने वाला है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीरिया में भागते लीबिया वाले गद्दाफी का सच। अल्लाहु अकबर। नहनु जुंदुकुम सयूफुन बियमीनिकुम। पहली तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर देखिए। अब ये तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए। आखिर इन तीनों तस्वीरों को दिखाने के पीछे का मकसद क्या है? तो मकसद यह है कि सीरिया में लीबिया पार्ट 2 दोहराने जा रहा है। जिस तरह लीबिया के शासक मुअम्मर अल गद्दाफी को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, ठीक वही अंजाम सीरिया के तानाशाह बशर अल असद का हो सकता है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि गद्दाफी जैसा हो सकता है असद का अंजाम। अमेरिका ने बना लिया है पूरा प्रोग्राम। अब सवाल यह है कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको 2 तस्वीरें देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे 13 साल के भीतर इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पहली तस्वीर लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर अल गद्दाफी के महल की है, जब गृह युद्ध के दौरान विद्रोहियों ने गद्दाफी के महल पर कब्जा कर लिया था। विद्रोह को देखते हुए गद्दाफी को महल छोड़कर भागना पड़ा था। आक्रोश की आग इतनी थी कि विद्रोहियों ने गद्दाफी के आलीशान महल में जमकर तोड़फोड़ की। ठीक ऐसी ही तस्वीरें 13 साल बाद जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के महल से सामने आई, तो ये सवाल फिर से सामने आकर खड़ा हो गया कि आखिर क्या असद का अंजाम भी गद्दाफी जैसा ही होने वाला है? क्योंकि एसटीएस के लड़ाकों ने पहले अलेप्पो शहर पर कब्जा किया, फिर असद के महल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद असद को महल छोड़कर भागना पड़ा, बिल्कुल गद्दाफी की तरह। खबर है कि जब से सीरिया का अलेप्पो शहर विद्रोहियों के कब्जे में आया है, सीरिया की सत्ता बशर अल असद के हाथ से फिसलती जा रही है। लड़ाकों को काबू करने के लिए असद ने सेना को उतार रखा है, मगर गृह युद्ध की आग इतनी प्रचंड है कि न जमीन पर सीरियाई सेना के गोले काम आ रहे हैं, न आसमान से रूस के बमबाज कुछ असर दिखा पा रहे हैं। आलम यह है कि सीरियाई विद्रोहियों ने पहले अलेप्पो शहर पर कब्जा किया, फिर इदलिब शहर को दहला दिया। इदलिब के बाद विद्रोहियों ने हामा शहर का रुख किया। हामा को कब्जे में लेने के बाद असद विद्रोहियों ने होम शहर पर चढ़ाई कर दी। यानी सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने सीरिया के 4 शहरों को कब्जे में ले लिया। जबकि सीरिया की असद सरकार ठीक वैसा ही बर्ताव दिखा रही है जैसा 13 साल पहले लीबिया में गद्दाफी ने किया था। मैं पुष्टि करता हूं कि हामा शहर में जो कुछ हुआ वह एक अस्थायी सामरिक उपाय है। हमारी सेना हामा शहर के चारों तरफ तैनात है।
जो अपने राष्ट्रीय और संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैयार है। अगर सीरिया के मौजूदा हालात की तुलना गद्दाफी के अंजाम से करें तो पता चलेगा कि लीबिया में विद्रोह बढ़ने पर गद्दाफी सीक्रेट बंकर में छिप गया था। विद्रोह भड़कने के बाद से असद भी अंडरग्राउंड है। गद्दाफी की मौत से पहले विद्रोहियों ने कई शहरों को अपने कब्जे में ले लिया था। सीरिया में भी एचटीएस के लड़ाके कई शहरों को कब्जे में ले चुके हैं। लीबिया में भी सबसे पहले गद्दाफी के महल पर कब्जा किया गया था। सीरिया में भी राष्ट्रपति असद के महल पर कब्जा किया गया है। लीबिया के लोगों ने ही गद्दाफी के खिलाफ बंदूक उठा ली थी। ठीक उसी तरह सीरिया के लोग भी असद सरकार के खिलाफ एचटीएस का साथ दे रहे हैं। लीबिया में गद्दाफी को उखाड़ फेंकने के पीछे अमेरिका का हाथ था। दावा है कि सीरिया के विद्रोहियों को भी अमेरिका से ही समर्थन मिल रहा है। अब सवाल यह है कि अगर इन सीरियाई विद्रोहियों के सिर पर अमेरिका का हाथ है तो फिर अमेरिका का सीरिया में मकसद क्या है? क्या मकसद सिर्फ 50 साल पुरानी असद परिवार की सल्तनत को पलटना है या बाइडेन के दिमाग में सीरिया को लेकर कुछ और चल रहा है? अगर मकसद सिर्फ असद सरकार को उखाड़ फेंकना है तो तय है कि असद सरकार के तख्ता पलट की तारीख करीब आ चुकी है, क्योंकि सीरिया की सड़कों पर जिस तरह का कत्लेआम हो रहा है वो गवाही दे रहा है कि विद्रोही अब आर पार के मूड में है। एचटीएस के लड़ाके न केवल सरकारी इमारतों पर कब्जा कर रहे हैं बल्कि असद और उसके परिवार से जुड़ी निशानियों को भी मिटा डाल रहे हैं। सड़क किनारे लगे असद के पोस्टर हों या चौराहे पर लगाई गई असद परिवार की मूर्तियां, विद्रोही इन्हें उखाड़ फेंक कर यह साफ संदेश दे रहे हैं कि नए सीरिया में असद परिवार की कोई जरूरत नहीं है। सीरिया में असद के पिता और भाई की मूर्ति तोड़ी गई। टूटी हुई मूर्ति के सिर के साथ विद्रोहियों ने फुटबॉल खेला। ये तस्वीरें साफ साफ गवाही देती हैं कि नफरत का तूफान किस तरह ज्वार भाटा बनकर असद सरकार को डुबो देने पर आमादा है। محافظة إدلب قصف على مشفى مدني الله أكبر الله أكبر। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि सीरिया का संग्राम अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि विद्रोह की आग इतनी तीव्र है कि असद की आर्मी इसके सामने लाचार नजर आ रही है। दूसरी तरफ एचटीएस के लड़ाकों के हाथ में अब खतरनाक हथियार भी लग चुके हैं। आरोप है कि अब इन लड़ाकों को तुर्की की तरफ से छोटे हथियार मुहैया करवाए जा रहे थे। मगर अलेप्पो में रूस के एयरबेस पर कब्जा करने के बाद सीरियाई विद्रोहियों के कब्जे में 54 युद्ध टैंक, 10 फाइटर जेट्स, 22 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं, जिनका इस्तेमाल सीरियाई सेना के खिलाफ किया जा सकता है। विद्रोहियों के हाथ में रूस के ये हथियार कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगा लीजिए। इस वीडियो में रूस के हेलीकॉप्टर में एचटीएस का लड़ाका नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये सीरियाई विद्रोही यूट्यूब में देखकर हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक लीबिया में विद्रोह को हवा देने के पीछे अमेरिका का मकसद वहां की लोकतंत्र बहाली करना था, मगर दावा किया जा रहा है कि सीरिया में अमेरिका के अलग हित हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सीरिया में रूस की मौजूदगी। दावा किया जाता है कि अगर असद का परिवार सीरिया में पिछले 50 साल से सत्ता पर काबिज है तो इसके पीछे जो ताकत है वो रूस की है। المقدس جنة نشوي بها وجه الظلم الغادر حملت ثأرا من دموعي ثروة। रूस ने असद की मदद से सीरिया में कई मिलिट्री बेस बना रखे हैं। बस अमेरिका को मिडिल ईस्ट में रूस की यही मौजूदगी बर्दाश्त नहीं है। दावा है कि अलेप्पो में रूस के एयरबेस पर कब्जे के बाद सीरियाई विद्रोही टार्टस शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। टार्टस में रूस का बड़ा नेवल बेस है, जिसे सीरिया ने 1971 में रूस को दिया था। सीरियाई विद्रोही इस पर भी कब्जा कर सकते हैं, लिहाजा रूस ने अपने 5 युद्धपोतों को इधर से निकाल दिया है। इसके अलावा रूस ने अपनी किलो क्लास की सबमरीन को भी इधर से वापस बुला लिया है। विद्रोही टार्टस के खमेम एयरबेस पर भी कब्जा कर सकते हैं।
जिसकी सुरक्षा रूस ने बढ़ा दी है। सीरियाई विद्रोही ऐसा कर सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि इन्होंने रूसी हथियारों की सप्लाई लाइन काट दी है। कोई मदद के लिए ना आ सके, इसीलिए अलेप्पो एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया गया है। इदलिब में रूस के सैन्य एयरबेस पर भी एचटीएस के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। चिंता की बात यह है कि रूस के कई डिफेंस सिस्टम को भी लड़ाकों ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे असद सरकार बहुत ज्यादा टेंशन में है। खबर है कि लड़ाई का दूसरा चरण बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि असद सरकार के समर्थन में करीब 11,000 लड़ाके इराक से सीरिया पहुंचने वाले हैं। एचटीएस की कोशिश है कि लड़ाकों के पहुंचने से पहले सीरिया में बहुत ज्यादा बढ़त बना ली जाए। क्योंकि जिस तरह रूस ने सीरिया में अपना सामान समेटना शुरू किया है, उससे यह तय माना जा रहा है कि देर सवेरे बशर अल असद का हाल भी गद्दाफी वाला होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान समय में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम और उसके जो एलाइज हैं वो असद सरकार को लगातार टारगेट कर रहे हैं। अनेक असद सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड क्षेत्रों पर वो कब्जा स्थापित करते जा रहे हैं और जाहिर है कि वो बशर अल असद को व्यक्तिगत रूप से भी क्षति पहुंचाने की कोशिश अवश्य करेंगे, साजिशें अवश्य रच सकते हैं। और बशर अल असद जो कि 2011 से एक गृह युद्ध लड़ रहे हैं, उनके अपने जीवन के लिए भी खतरे लगातार बने रहते हैं। आपको बता दें कि सीरिया में असद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए गृह युद्ध की शुरुआत साल 2011 में हुई। हालांकि तब असद सरकार ने उसे रूस की मदद से कुचल दिया, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग विचारधारा करने वाले उग्रवादी गुट एकजुट होने लगे, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, असद सरकार को उखाड़ फेंकना, जिसे तुर्की, सऊदी अरब, यूएई का समर्थन मिला। शुरुआत में अमेरिका इससे दूर था, मगर जब आतंकी संगठन अलकायदा और आईएसआईएस ने सीरिया में एंट्री ली, तो उन्हें कुचलने की आड़ में अमेरिका भी सीरिया के अंदर कूद पड़ा। बताते हैं कि साल 2020 तक ये विदेशी ताकतें असद सरकार के तख्तापलट की कोशिशें लगातार, लेकिन साल 2020 में रूस और तुर्की ने युद्ध विराम पर सहमति जताई और एक सुरक्षा कॉरिडोर बनाने पर भी रजामंद हो गए, जिनका मकसद आतंकियों को दूर रखा जाना था। ये समझौता करीब 4 साल तक सफल भी रहा, मगर पिछले हफ्ते अचानक तुर्की के समर्थन से हयात तहरीर अल शाम नाम के संगठन ने सीरिया के अलेप्पो शहर पर चढ़ाई कर दी और एक के बाद एक कई शहरों को हथियाना शुरू कर दिया। जानकारों की माने तो तुर्की ने जानबूझकर एक ऐसा वक्त चुना जिसमें रूस सीरिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। असल में यूक्रेन युद्ध के कारण रूस मौजूदा वक्त में सीरिया की न तो ताकत से ज्यादा मदद कर सकता है और न ही हथियारों से। दूसरी तरफ लेबनान में इजरायली एक्शन के कारण हिजबुल्लाह कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि अब तक यही हिजबुल्लाह सीरियाई सरकार की मदद करता रहा है। ऐसे में सीरिया की मदद की पूरी जिम्मेदारी ईरान के कंधे पर आ जाएगी। जिस तरीके से रशिया लेबनान के हिजबुल्लाह और ईरान के द्वारा बड़ा समर्थन मिल रहा था, जाहिर है कि उसमें कमी आई है। रशिया यूक्रेन के युद्ध में एंगेज्ड है और रशिया की जो यूक्रेन के युद्ध की वजह से उसकी अपनी जो रक्षा की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, उसे हथियारों की कमी हो रही है, सैनिकों की कमी पड़ रही है। और ऐसे में रशिया जिस तरीके का सपोर्ट सीरिया की बशर अल असद सरकार को प्रोवाइड करा रहा था, वैसा सपोर्ट अब रशिया प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। वहीं हिजबुल्लाह भी जिस तरीके से बशर अल असद की सरकार को समर्थन देता था, वो अब कमज़ोर पड़ा है। बस इसी बात का इंतजार इजराइल और अमेरिका जैसे देश कर रहे हैं। अगर ईरान की सरकार खुलकर सीरिया की मदद के लिए सामने आती है, तो इससे इजराइल और अमेरिका को उस पर हमलावर होने का मौका मिल जाएगा। अब चूंकि रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में फंसा है, तो वो चाहकर भी ईरान या सीरिया की मदद के लिए आगे नहीं आ पाएगा। यानी अमेरिका ने एसटीएस को सीरिया में एक्टिव करके एक तीर से 3 शिकार करने की कोशिश की है। नंबर 1, रूस का सीरिया से बोरिया बिस्तर बांधने की कोशिश। नंबर 2, सीरिया में असद सरकार का तख्तापलट का इंतजाम कर दिया। और नंबर 3, ईरान पर सीधा हमला करने का मौका मिल गया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।